साल 1975 इसरो अपने पहले सैटेलाइट लॉन्च की तैयारी कर रहा था, लेकिन सिर्फ एक कंप्यूटर की हेल्प से जो रशिया से उसने उधार में लिया था, और एक बाथरूम में रहते हुए जो कि एक चर्च का हिस्सा था। और इसने सैटेलाइट को बैलगाड़ी की मदद से ट्रांसपोर्ट कराया था। और आज इसरो का नाम टॉप 5 स्पेस एजेंसीज में आता है। did history today by launching a record 104 satellites from 7 countries in one go. The India has successfully set a record by launching 104 satellites into orbit. एक सिंगल टेक ऑफ में 104 सैटेलाइट्स लॉन्च कर चुका है। An important day in the history of India, as it's an achievement which has made every Indian proud, with the Mangalyaan making its way into Mars orbit successfully in its very first attempt. मार्स पर फर्स्ट अटेम्प्ट में सक्सेसफुली पहुंचने का वर्ल्ड रिकॉर्ड बना चुका है, लेकिन इसरो आज तक एक इंसान को स्पेस में नहीं भेज सका। अब ये सुनने में इतना भी awkward नहीं लग रहा होगा, लेकिन नासा 1958 में इस्टेब्लिश होने के बाद अगले 10-12 सालों में ही ह्यूमंस को मून पर लैंड करा चुका है। तो फिर इसरो में क्या कमी है? इसरो के पास पैशन है, साइंटिस्ट हैं, दिमाग है, स्पोर्ट है, तो फिर तो कमी है बजट की। इसरो का जो बजट है ना, वो शुरू से ही बहुत कम रहा है। इवन के चंद्रयान 2 के वक्त इसरो के पास नासा से मून सॉइल खरीदने के पैसे तक नहीं थे। सो जियोलॉजिस्ट ने एंथ्रोसाइट नाम के एक पत्थर को तमिल से मंगवाया, जो कि मून सॉइल से मिलता जुलता था, और इस पत्थर से आर्टिफिशियल चांद की सरफेस बनाई और मून रोवर को टेस्ट किया, उसमें इम्प्रूवमेंट लाई। और इस तरह अगर हम मंगलयान मिशन की बात करें तो इसरो को वो मिशन भी जस्ट $74 मिलियन में ही करना पड़ा, लेकिन नासा को अपने सिमिलर मिशन मैविन के लिए $671 मिलियन मिले थे। अगर इतना बजट इसरो को मिला होता तो इसरो मंगलयान का ऑर्बिटर मिशन करने की बजाय अब तक मार्स पर इंसान की कॉलोनी बना चुका होता और इलान मस्क देखता रह जाता। और एक और इंटरेस्टिंग बात कि नासा, जो कि इतना मैसिव स्पेस एजेंसी है, उसने अपने से सस्ते और छोटे इसरो का डाटा चोरी किया हुआ है। यस, बिल्कुल। इसरो के चंद्रयान 1 मिशन के टाइम पर उसमें एक पार्ट फिट था मून मिनरोलॉजी मैपर M3, जो कि इसरो ने नासा से खरीदा था, और दूसरी साइड पर लगा था मून इम्पैक्ट प्रोब, जो कि इसरो का अपना था। इन दोनों का काम मून की सरफेस को स्कैन करके पानी को डिटेक्ट करना था। इम्पैक्ट प्रोब ने मून की सरफेस पर जाकर पानी को फाइंड करना था, लेकिन M3 ने मून के अराउंड रिवॉल्व करते चंद्रयान के साथ साथ अटैच रहते हुए ये काम करना था। अब जैसे ही इम्पैक्ट प्रोब चांद की सरफेस पर लैंड हुआ, वहां उसने ट्रेसेस लिए, और इम्पैक्ट प्रोब ने चंद्रयान को फौरन ये ट्रेसेस सेंड किए, और चंद्रयान ने इसरो के ग्राउंड स्टेशन को। लेकिन साथ ही इसने इसरो को एक एरर का सिग्नल भी भेजा, जिसमें एक सेंसर खराब होने की इंफॉर्मेशन थी। तो उस एरर की वजह से इसरो ने अभी ये अनाउंस ही नहीं किया था कि उनकी टेक्नोलॉजी ने ल्यूनार सरफेस पर पानी को तलाश कर लिया है, लेकिन इस मौके का पूरा नासा ने फायदा उठाया। नासा ने M3 यूज करके चंद्रयान को भेजे गए पूरे डाटा को अपने सर्वर पर डाउनलोड कर लिया, और ये चीज इसरो से पहले ही अपने मीडिया में पब्लिश करा के ये प्रिटेंड कर दिया कि चांद पर उन्होंने पानी को फाइंड कर लिया है। 1991 में ना इंडिया ने रशिया की स्पेस एजेंसी के साथ अपने एक क्रायोजेनिक मिशन की डील साइन की थी, लेकिन यूएस ने रशिया को ये धमकी लगा दी कि अगर इंडिया को ये टेक्नोलॉजी दी तो हम आपके ऊपर सैंक्शंस लगा देंगे, यानी कि ये पाबंदी आयद कर देंगे कि आप दूसरे कंट्रीज के साथ किसी किस्म की डील ही नहीं कर पाओगे, क्योंकि सेम टेक्नोलॉजी 1988 में यूएस खुद इंडिया को देने वाला था 4 गुना ज्यादा दामों पर। अब इंडिया यूएस से ये परचेज तो अफोर्ड ही नहीं कर सकता था, लेकिन यूएस ने रशिया को रोका कि कहीं इंडिया स्पेस फील्ड में आगे ना बढ़ पाए। क्रायोजेनिक टेक्नोलॉजी एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जो बहुत ही लो टेम्परेचर्स पे काम करती है, स्पेसिफिकली -150 डिग्री सेल्सियस या उससे भी कम टेम्परेचर्स पे। यह टेक्नोलॉजी गैसेस को लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट करने और उन्हें स्टोर करने के लिए इस्तेमाल होती है। क्रायोजेनिक्स का यूज स्पेस साइंस में इसलिए होता है क्योंकि कुछ फ्यूल जैसे लिक्विड हाइड्रोजन और लिक्विड ऑक्सीजन इतने ठंडे इन्वायरमेंट्स में ही स्टेबल रहते हैं और तभी रॉकेट्स में एफिशिएंटली काम कर सकते हैं। 1957 में सोवियत यूनियन ने स्पुतनिक 1 सैटेलाइट को लॉन्च किया, जिसके जवाब में यूएस ने एक्सप्लोरर 1 सैटेलाइट लॉन्च किया,
और इस स्पेस वार ने इंडिया में बैठे एक बहुत ही जीनियस साइंटिस्ट को इंस्पायर किया था, जिनका नाम था विक्रम साराभाई। उन्होंने पीएम नेहरू के सामने अपनी बात पेश की कि हमें भी कोई इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन बनानी चाहिए। तो 1962 में इंकोस्पार इंडिया नेशनल कमेटी फॉर स्पेस रिसर्च को इस्टेब्लिश किया गया, जो कि बाद में इसरो में तब्दील हो गया था। नवंबर 1963 में इंडिया ने अपना पहला रॉकेट लॉन्च किया, जिसका पर्पस था अर्थ के एटमॉस्फेयर में इलेक्ट्रॉन्स को स्टडी करना, लेकिन इसको सपोर्ट नासा ने किया था। लेकिन 1967 में इंडिया ने अपना खुद का रॉकेट रोहिणी बनाया। 1971 में कार्डियक अरेस्ट की वजह से अनफॉर्चुनेटली डॉक्टर साराभाई की डेथ हो जाती है और इसरो के नेक्स्ट चेयरमैन बनते हैं डॉक्टर सतीश धवन, बहुत ही टैलेंटेड एरोस्पेस साइंटिस्ट एंड मैथमेटिशियन। और इनकी लीडरशिप के अंडर इसरो के साइंटिस्ट ने 1975 में पहला आर्टिफिशियल सैटेलाइट लॉन्च किया, जिसका नाम होता है आर्यभट्ट। 1979 में सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल SLV-3 को लॉन्च किया, जो कि 317 सेकंड्स के अंदर ही क्रैश कर गया, लेकिन इसरो ने हार ना मानी और अगले साल फिर से SLV को लॉन्च करके सक्सेसफुल हो गया और इंडिया बन गया दुनिया का 6th कंट्री जिसके पास अपना लॉन्च व्हीकल था। और फिर इसरो ने पीछे मुड़कर ना देखा। वेस्टर्न मीडिया से इंडिया की स्पेस पावर हजम नहीं हुई और 2014 में न्यूयॉर्क टाइम्स में एक कार्टून पब्लिश किया, जिसमें एक इलियट स्पेस क्लब के बाहर इंडियन साइंटिस्ट को एक गाय के साथ दिखाया गया, लेकिन इसरो ने इसको भी चैलेंज के तौर पर लिया। 2018 में चंद्रयान 2 और 2023 में चंद्रयान 3 को मून की सरफेस पर भेजा गया। चंद्रयान मिशन की डिटेल्स पर मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुकी हूं, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स और ऊपर आई बटन में दे दिया जाएगा। इसके अलावा आदित्य L1 मिशन को लॉन्च किया गया। ये मिशन सोलर ऑब्जर्वेशंस के लिए है, जिसमें आदित्य L1 स्पेसक्राफ्ट को सन के इर्द गिर्द ऑर्बिट में भेजा गया ताकि सोलर एक्टिविटीज जैसे कि सोलर फ्लेयर्स और कोरोना की स्टडी की जा सके। इसके अलावा स्पेस की और मार्स की एक्सप्लोरेशन के लिए मंगलयान 2 को प्लान किया गया। ल्यूनार पोलर को प्लान किया गया ताकि मजीद मून के साउथ पोल रीजन को डिटेल में एक्सप्लोर किया जाए। इसके अलावा गगनयान मिशन, जो कि ह्यूमन स्पेस फ्लाइट मिशन है, जिसमें इंडियन एस्ट्रोनॉट को स्पेस में भेजने की तैयारी हो रही है। देखें, आज इसरो ने लिमिटेड रिसोर्सेज और बजट में जो काम किया है वो पूरी दुनिया के लिए एक मिसाल है। इसरो का फोकस हमेशा साइंस, एफिशिएंसी और अपने वतन की ग्रोथ पर रहा है और ये इंडियन स्पेस एजेंसी हम सब के लिए एक इंस्पायरेशन है।